इस वर्ष हाईएस्ट अंक कितने आए हैं निबंध में? कितना है? हिंदी निबंध का जन्म कब हुआ? निबंध का जो इतिहास है, 16वीं सदी में। दो दो तीन मिनट हम लोग इतिहास पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे। 16वीं सदी में मॉन्टेन नामक एक व्यक्ति, फ्रांस के थे, और बेकन नाम के एक व्यक्ति थे, वो इंग्लैंड के थे। ये समय है 16वीं सदी का, 1580 के लगभग और 1597 के लगभग। इन्होंने एस्से का प्रारंभ किया। एस्से कुछ कहा कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, और उसको उन्होंने एस्से की बात की। लेकिन हमारा मतलब इससे नहीं, हमारा मतलब 19वीं सदी से भारत में हिंदी निबंध का प्रारंभ कब हुआ? 19वीं सदी। ये समय है, राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। 1828 सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, राजा राम मोहन राय सुना है नाम। और 1857 ये भी सुना है। 1857 भी सुना है। 1857 का मतलब है कि सामंतवाद की हार हो गई और पूंजीवाद की विजय हुई, यही मतलब है। फ्यूडल जो टेक्निक था, फ्यूडल जो टूल था, उसकी हार होती। और कौन विजयी हुआ? पूंजीवाद। पढ़ा होगा जीएस में या इतिहास में। और ये जितना ही था पूंजीवाद को, आधुनिकता का विकास, पत्रकारिता का विकास। और यही वो समय है कि जब हमारे यहाँ निबंधों का भी विकास हुआ, पत्रकारिता का भी विकास हुआ। और इस समय खड़ी बोली हिंदी, जिसको आप हिंदी, मानक हिंदी अभी आप कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति आए, उनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम सुना होगा। काशी के रहने वाले थे, बनारस के, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने पत्रकारिता में भी काम किया। कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका थी, बालबोधिनी पत्रिका थी, हरिश्चंद्र मैगजीन था। और इन्हीं के एक समकालीन थे, उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, बालकृष्ण भट्ट। इन लोगों ने हिंदी निबंध, जो खड़ी बोली हिंदी में था, उसका प्रारंभ किया। खड़ी बोली हिंदी निबंध का प्रारंभ हुआ। तो निबंध अपना बर्थडे मनाया तो कितने साल का? ये समय है 1857, 1828। आज हम लोग 2025 में नहीं। हाँ, तो हिंदी निबंध की उम्र अब तक हो गई है लगभग 180 से लेकर के 200 वर्ष। बिल्कुल नया है नहीं। हिंदी निबंध की उम्र कितनी हुई? अपना बर्थडे मनाया तो कितने कैंडल लगाएगा? हाँ, 200 कैंडल लगाएगा मैक्सिमम, यही है उम्र। और वहाँ से हम लोग अभी एग्ज़ाम देंगे नहीं, निबंध लिखेंगे। तो निबंध का मतलब क्या है और निबंध का डेवलपमेंट कैसे है, इसको देखेंगे। इन 200 वर्षों में निबंध के साथ बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, कई सारे विषय बदले होंगे। और आपके यहाँ जो लोकोक्ति खंड सी और खंड क और ख, ये है 3 निबंध, यूपीएससी में कब से है? यूपीएससी में है 1993 से। पहले नहीं था निबंध यूपीएससी में। आईएएस का जो एग्ज़ाम था उसमें ये यूपीएससी में निबंध आया 1993 से। सतीश चंद्रा कमेटी बनी
सतीश चंद्र कमेटी बनी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पर्सनालिटी जांचने का एक उपाय तो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में 5 लोग आपके व्यक्तित्व को, आपके ज्ञान को, आपके अभिव्यक्ति कौशल को, आपकी चिंतन क्षमता को, आपके आईक्यू को, ईक्यू को, एसक्यू को जांचते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट को जांचते हैं, इमोशनल कोसेंट को जांचते हैं, नैतिकता को जांचते हैं, सत्यनिष्ठा को जांचते हैं। आपकी पर्सनालिटी के टोटल डेवलपमेंट को वो जांचना चाहते हैं। इंटरव्यू है वो। बिहार पीसीएस भी 120 अंक का रखता है नहीं, हालांकि ये लोग खाना पूर्ति कर देते हैं 10 मिनट में, जबकि होना चाहिए कम से कम आधा घंटा। नहीं, वो 10 मिनट में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। तो सतीश चंद्रा कमेटी ने कहा कि व्यक्तित्व को जांचने के लिए एक और उपाय किया जाना चाहिए, और फिर निबंध का एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ। और ये समय था 1993 का। यानी निबंध किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ था? व्यक्तित्व की जांच के लिए, लिखित जांच। मौखिक जांच के लिए तो इंटरव्यू था। तो जिस उद्देश्य से आया था ये निबंध, तो वही उद्देश्य आपको भी फुलफिल करना है। किस लिए आया था निबंध कोर्स में? व्यक्तित्व की जांच के लिए। व्यक्तित्व की जांच, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ था। सतीश चंद्रा कमेटी ने कहा कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एक और परीक्षा होनी चाहिए, और उसका नाम था निबंध। तो एक तो आपके जेहन में होना चाहिए कि जो आप निबंध हम लोग लिखते हैं उसमें क्या दिखाई देना चाहिए? हाँ, व्यक्तित्व भी दिखाई देना चाहिए। 1993 का वो समय था और 200 अंक का निबंध रखा गया। लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाई जाए, तो 2013 से ये 250 अंक का कर दिया गया। 50 अंक और बढ़ाया गया। तो अब यूपीएससी में कितने अंक के हैं निबंध? 250। और 250 अंक में 2 निबंध लिखने के लिए आते हैं नहीं, और 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्प होते हैं, जिसमें से एक एक का चयन करके हम लोग लिखते हैं। एक एक का चयन करते हैं उसमें और लिखते हैं। बिहार पीसीएस ने और अच्छा काम किया नहीं, उसने क्या किया? कितने अंक का जोड़ दिया? 68वीं से। हाँ, 68वीं से जोड़ दिया 300 का, यानी इसकी मात्रा थोड़ी और बढ़ी। हालांकि एक काम इन्होंने किया कि ऑप्शनल को हटा दिया। हाँ, कुछ अंश में अच्छा भी हुआ, कुछ अंश में बुरा भी हुआ। क्योंकि पर्सनालिटी की जांच के लिए, व्यक्तित्व की जांच के लिए जीएस उतना महत्व नहीं रखता जितना ऑप्शनल और जितना निबंध। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? निबंध का। एक अच्छे एसडीएम की जांच कैसे हो, कैसे नियुक्त हो, एक डीएसपी अच्छा कैसे नियुक्त हो, तो उसके लिए निबंध और ऑप्शनल। क्योंकि ऑप्शनल को भी पढ़ने में आपको लग जाएगा 4-5 महीना, लग जाता था, और निबंध को पढ़ने में थोड़ा और समय लगेगा, है ना? क्यों लगेगा ये हम लोग समझेंगे। जीएस को पढ़ने में कम समय लगता है। जैसे 1857 अभी पढ़ा दिया जाए और 1 हफ्ते में आप योग्य हो जाएंगे कि दूसरे को भी पढ़ा दें। नहीं, मैथ का कोई एक चैप्टर बता दिया जाए कि जिस सर्कल का एरिया होता है πr², आपने किसी को समझा दिया, 2 दिन 3 दिन के अंदर वो समझ जाएगा। नहीं, प्रियम्बल आपने पढ़ा दिया, समझ जाएगा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता काफ़ी है कि नहीं भाई? आपको किसी ने प्रियम्बल पढ़ा दिया, आपने भी पढ़ लिया, अब आप अपने जूनियर को पढ़ा सकते हैं 1 हफ्ते में। लेकिन आप चाहें कि 1 हफ्ते में निबंध पढ़ा दें, यद्यपि आपको पढ़ा दिया जाए, जैसे आपको पढ़ा दिया जाए अनेर धुनेर के राम रखवार, अब आपको कहा जाए कि आप पढ़ा दीजिए या लिखवा दीजिए। पढ़ा दीजिए तब तो सही है, लिखवा दीजिए अब आपकी भी कलम रुक जाएगी। 1 हफ्ते में संभव नहीं। यद्यपि आप जानते हैं भाषा 1 हफ्ते में नहीं बनती है ना? बन जाती है। आपसे ही कोई आए, कोई कहे कि भैया आप तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमको
भारतीय संस्कृति पर निबंध लिखवा दीजिए। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि देखो बहुत सरल निबंध है, आसान है, और ऐसे ऐसे लिख दो। वो कहेगी भैया नहीं, आप ही लिखवा दीजिए आज। हाँ, वो तो हम भी जानते हैं कि सरल है, लेकिन जरा आप स्वयं कॉपी कलम लीजिए। अब आप कहिएगा कि कल आना, नहीं। समझ में आई बात? तो ये समस्या आती है, यानी भाषा की तैयारी एक दो दिनों में नहीं होती। जीएस की तैयारी हो जाएगी एक हफ्ते में, कोई एक टॉपिक, लेकिन कोई एक टॉपिक निबंध का या भाषा के प्रश्न का वो एक दो घंटे में या हफ्ता में। इसलिए भाषा का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। तो हम लोग समझेंगे इसको एक एक करके। तो 300 मार्क्स का ये आया, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि 70% अंक, और 68 में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, 68 में नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि 69 में भी नहीं पढ़ा। निबंध कोई नहीं पढ़ा, न पढ़ाया गया। किसी ने पढ़ा 68 69 में? नहीं पढ़ा, न पढ़ाया गया। पढ़ाया गया था क्या कहीं भी? पटना से लेकर दिल्ली तक कहीं पढ़ाया गया? और न बच्चों ने पढ़ा, किसी ने कोशिश। सब इतना ही कहते रहे कि जीएस पढ़ते हो ना, लिख लोगे। और ये कहा कब से जा रहा है? यूपीएससी में तो 15 सालों से कहा जा रहा है, और ये ट्रेंड कभी विकसित ही नहीं हुआ कि निबंध भी पढ़ा जाए। नहीं, यूपीएससी के भी एग्ज़ाम में कहीं कहीं 8-10 निबंध पढ़ा करके खाना पूर्ति हुई। डिटेल निबंध की भी क्लास हो, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी कहाँ लगाते हैं? जीएस में पूरा 2 साल लगाते हैं, और निबंध में मैक्सिमम 8-10 दिन दिल्ली में भी पढ़ाया गया, और पटना में तो शायद कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। ये भला हो कि इस बार मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। नहीं, कितने आ गए? 180 प्लस लोगों के 190 प्लस 200 प्लस आ गए। अब थोड़ी जागृति आई कि क्लासरूम क्या है। अब लोगों को लगा कि नहीं, निबंध ही सिलेक्शन का क्या आधार है, और निबंध में यदि अच्छे अंक आ जाते हैं तो रैंक अच्छा मिल जाता है। क्योंकि जीएस में लोगों ने बहुत उपलब्धि हासिल नहीं की, और न हासिल की जा सकती है। एक औसत उपलब्धि रहती है, निबंध में 70% अंक लोग ले आते हैं। इस बार आ गया, और इस बार आ गया हिंदी माध्यम को। लेकिन ये मत सोचिए कि 70 में फिर से हिंदी माध्यम बूम कर जाएगा, ऐसा है क्या? कई बार भाग्य से अधिक मिल जाता है। तो इस बार जिनको 210 प्लस आए, 208 आए, या 200 प्लस आए, वो उतना डिज़र्व करते थे ऐसा है नहीं कि है ऐसा। आपके दिल में क्या लगता है? आत्मा क्या कहती है? आत्मा क्या कहती, बताइए। कि मान लिया कि 208 जिनका आया, उनकी कॉपी तो है, यूट्यूब पर है, जरा कॉपी देखिए। आपको लगता है कि 70% के लायक वो कॉपी है? बताइए। इसका मतलब है कि कई बार आप 4 साल 5 साल तक परिश्रम करते रहते हैं, तो उसमें भाग्य भी साथ देता है। तो इस बार किसकी भूमिका थी? हाँ, 15-20 अंक भाग्य की भूमिका थी, कर्म की भूमिका तो थी ही। तो 208 जिनका आया, वो संयोग से हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे? नहीं, क्या ऑप्शनल था उनका? और 67 में भी सफल हुए थे। और 67 में हिंदी साहित्य ने बहुत भाग्य की भूमिका अदा की। जिनका भी हिंदी साहित्य था, लगभग वो मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। नहीं, 67 में था ऐसा। तो इस बार, और आप देखिए 68 में हिंदी माध्यम थे नहीं, 1 to 20 के बीच में टॉपर में थे, हिंदी माध्यम नहीं थे, अंग्रेजी माध्यम के लोग थे। और इस बार अंग्रेजी माध्यम के लोग पीछे चले गए। तो ऐसा तो क्रांति तो हुई नहीं कि हिंदी माध्यम ने इतनी तैयारी कर ली। तो कई बार 10-20 अंक क्या मिल जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं। उस संयोग भर है, यानी 190 प्लस या 200 प्लस, ये आप अपने कर्म से, अपने प्रबंधन से, अपनी क्षमता से ला सकते हैं, अभ्यास से ला सकते हैं। लेकिन 200
210 प्लस लाना, इसमें थोड़ी सी भाग्य की भी भूमिका है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि 200 प्लस के लिए हम छीन लें भाग्य से। इतना तो कोई भी छीन सकता है अपने मेहनत से, 210, 215 और उससे आगे भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें किसकी भूमिका है? हाँ, 200 तक हम भाग्य की भूमिका नहीं मानते। इतना हम क्या मानते हैं? हाँ, कर्म भी इम्पोर्टेंट है, प्रबंधन भी, अभ्यास भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। और 210 प्लस कैसे आएंगे, 70% से अधिक अंक कैसे आएंगे, इसकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि निबंध लिखने में समस्या क्या क्या आती है, कौन कौन सी समस्या आती है? अब तक लिखा ही होगा, चौथे क्लास से लिखा होगा और आप पीजी तक हम लोग लिख ही रहे हैं, फोर्थ क्लास से लिखते रहे नहीं? तो आपने महसूस तो किया ही होगा कि क्या क्या समस्या आती है। हाँ, शुरुआत कैसे करें इसकी समस्या आती है। अच्छा, शुरुआत कर देते हैं उसके बाद नहीं सोचते। देखिए, अलग अलग समस्या है। हाँ, एक तो प्रारंभ की समस्या है, और कुछ लोग प्रारंभ कर देते हैं फिर, लेकिन गाड़ी ये कैसे बढ़ाएं आगे, हाँ यहाँ गाड़ी रुक जाती है। यानी प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुल जाती है, फिर बाद में डेस्टिनेशन नहीं पता चलता। हाँ ठीक है, और फॉर्मेट क्या होगा इसकी समस्या? बात सही है, कंटेंट नहीं ज़्यादा होता। कंटेंट 100 शब्दों में समाप्त हो जाता, निपट जाता, फिर आगे कैसे बढ़े? 800 शब्द लिखना है ना? आप जानते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें 125 अंक का है, तो कम से कम 1200 शब्द आपको लिखना है। तो 2 होते हैं, यहाँ भी 1200 शब्द लिखना है, टोटल 2400 लिखना है लगभग, अप्रॉक्स। ये 3 घंटे में लिखते हैं, 3 घंटे में 2400 शब्द लिखते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में। बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में 100 अंक के हैं, आपको पता है, ये तो सामान्य इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर 800 शब्द के करीब लिखते हैं, यहाँ भी 2400 शब्द आपको लिखना है। तो लिखना उतना ही बराबर है। यूपीएससी में भी 2400 शब्द लिखना है लगभग, और बिहार पीसीएस में भी 3 घंटे में 2400 शब्द लिखना है। तो शब्दों की संख्या औसत रूप से वही है। ये समस्या आती है कि जी कंटेंट हमारा 100-200 शब्द में क्या हो जाता है, सिमट जाता है। हाँ, और क्या समस्या आती है? एक ही पक्ष को सोच पाते हैं। ठीक है, गुड। हाँ, एक ही पक्ष, वन साइडेड रहता है निबंध। हाँ, और क्या? हाँ, एक दूसरे पैरा और उसका जो संबंध है दूसरे पैरा से कैसे जोड़ें, रिलेट कैसे करें। हाँ ठीक है, और सही शब्द का चुनाव कैसे करें, सही शब्द, उचित शब्द, प्रासंगिक शब्द का चुनाव कैसे करें। हाँ, और मुद्दा से भटक जाते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है, जीवन में तो नहीं, लिखन में। हाँ हाँ, टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं दे पाते, उदाहरण नहीं दे पाते, बिल्कुल सही, उदाहरण नहीं दे पाते। और कोई समस्या? याद नहीं रहता, और लिखने से पहले कुछ कुछ फॉर्मेट कर लेते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं या उसका विस्तार नहीं दे पाते। ठीक है, और विस्तार नहीं दे पाते पॉइंट्स का। ठीक है, और क्या? हाँ जी, पूछिए। निष्कर्ष में समस्या आती है, जबकि हमने सुना है कि अंत भला तो सब भला, और अंत में ही दिक्कत आती। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, और निबंध का चयन कैसा? अच्छा ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। हाँ, लोकोक्ति का मतलब क्या है ये नहीं समझ पाते, बिल्कुल सही। लोकोक्ति का क्या मतलब? सबसे कठिन वही लगता है खंडसी ही लोगों को कठिन लगता है, इसलिए ये सोचा गया कि वहीं से शुरुआत हो, है ना? हमसे जब कहा गया इन लोगों को, तो हमने भी कहा, यही सुझाव दिया कि जहाँ सबसे कठिन पार्ट है, जहाँ कठिनाई होती है, वहीं से शुरुआत हो। क्योंकि वो सब तो निबंध बचपन से ही लिखते रहे, भ्रष्टाचार, काला धन, नारी सशक्तिकरण, लिखते लिखते हम नहीं, हाँ पुराने, लेकिन लोकोक्तियाँ लिखने में
800 शब्द लिखने में थोड़ी समस्या आ सकती है, आती भी है। तो ये सब कई सारी, और कोई समस्या है? धीरे धीरे पता चलेगा, बात सही है। समय के साथ हम लोग लोकेट करेंगे कि समस्या क्या है। तो एक बेटर निबंध या बेस्ट निबंध कैसे लिखा जाए और इसमें क्या क्या गुण हो, क्या क्या क्वालिटी, पहले क्वालिटी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सैद्धांतिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर तो लिख के ही समझेंगे। तो एक बेटर या बेस्ट निबंध लिखने में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक वही गुण होना चाहिए जो आप एक जीवन साथी में देखते हैं। अगर आपको पूरे जीवन, एक आध 2 दिनों के लिए या हफ्ता के लिए या महीनों के लिए जीवन साथी नहीं चुनना हो, है ना, जीवन साथी कितना चुनना हो? नहीं, आजकल कुछ और शब्द के मतलब तो बदलते रहते हैं। नहीं, कई लोगों का उद्देश्य है कि नहीं जी हमको 2 साल के लिए ही चुनना है। हाँ, फिर चेंज करेंगे, फिर चेंज करेंगे। लेकिन अगर पूरे जीवन के लिए जीवन साथी चुनना हो तो कौन कौन से गुण होने चाहिए जीवन साथी में? बताइए, क्या क्या गुण होना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है, समझ अच्छा हो, बिल्कुल ठीक है। हम कह रहे हैं कि जो जीवन साथी है, और वो मैंने शर्त लगा दी कि 1-2 साल के लिए नहीं चुनना है, चुनना है कैसे? हाँ, आजीवन। तो उसमें समझ अच्छी होनी चाहिए, यानी हाँ, एक दूसरे की समझ हो। हाँ बिल्कुल सही है। और हम बिल्कुल भावना को भी समझता हो, इमोशन को समझता हो, यानी वो संवेदनशील हो, संवेदनशील हो, यानी उसको समानुभूति, समानुभूति के साथ हो, यानी ईक्यू हो उसमें, इमोशनल कोसेंट हो उसमें, बैलेंस हो। हाँ ठीक है, संतुलित हो। अच्छा, हाँ, बोलती हो या बोलता हो दोनों है, यहाँ लिंग भेद नहीं है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ, कम, यानी गागर में सागर बोले, यही ना, गागर में सागर, यानी जो बोले वो काम का बोले, यही है। गागर में सागर हो, यानी हाँ, फेंकने वाला ना हो, बात सही। हाँ, यानी वो जो बोलता हो वो प्रासंगिक बोलता हो, बिल्कुल सही। हाँ, मृदुभाषी भी हो। हाँ, सुंदर भी हो, बात सही है भाई। हाँ, सुंदर भी हो, सुंदर भी हो, यानी आपकी कॉपी भी सुंदर होनी चाहिए। नहीं, निबंध की कॉपी क्या होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। जो जो आप गुण बता रहे हैं सब निबंध में चाहिए, है ना। जो आपको जीवन साथी में चाहिए वो सारे गुण निबंध में भी चाहिए। संविधान का ज्ञान हो उसको कि नहीं? हाँ, तो संविधान का ज्ञान भी हो, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, नैतिकता भी हो, समाज का भी ज्ञान हो, समाज का ज्ञान, बिल्कुल सही है। ये सब अच्छे जीवन साथी में चाहिए कि उसको कुछ संविधान का भी ज्ञान हो, कुछ इतिहास का भी बोध हो, 10 इतिहास बोध भी हो। क्योंकि जो हम जानते हैं कि जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता वो अपना वर्तमान और भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए अतीत की चिंता लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी की। 19वीं सदी में हमने कहा कि वेदों की ओर लौटो, नहीं कहा, ये तो सोच समझ के कहा गया होगा। वेद मतलब ऋग्वैदिक समाज की तरफ लौटो। और जानते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं को भी अधिकार था, नहीं कोई लिंग भेद नहीं था, सभा समिति और विदथ में महिलाएं भी भाग लेती थी, और कर्म के अनुसार व्यवस्था थी, जन्म के अनुसार नहीं थी। बाद में धीरे धीरे जन्म के अनुसार होने लगा, और जन्म के अनुसार लोग जातियों में बढ़ते चले गए कर्म।
तो कहा गया कि वेदों की ओर लौटो, और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन हमारा इस थीम पर था। और अंग्रेजों का थीम क्या था कि वाइट मैंस बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों का नैतिक दायित्व है ये कि हम काले और असभ्य लोगों को शिक्षित करें। और अंग्रेज कहा करते थे कि हम यहाँ जी आपके भले के लिए आए, आपको शिक्षित बना देंगे, सभ्य बना देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और भारतीयों ने कहा कि नहीं, हम पहले से सभ्य हैं और आपसे पहले से सभ्य हैं। इसलिए राष्ट्रकवि गुप्त ने भी कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे यानी महान थे, है ना। भारतेंदु ने भी कहा सबके पहले जही सभ्य विधाता किन हो। और जयशंकर प्रसाद एक नाटककार हैं, उन्होंने कहा कि वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यानी इतिहास बोध पर समझ बनाई गई और इतिहास का रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसलिए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चंद्रगुप्त नाटक लिखे गए, स्कंदगुप्त नाटक लिखे गए। इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया और भारतीयों को जगाने की कोशिश की। और लोगों ने कहा, भारतेंदु ने तो एक नाटक लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा, सुना होगा आपने। अंधेर नगरी कहा अंग्रेजों की नगरी को, और चौपट राजा अंग्रेजों को कहा। तो इतिहास बोध भी जीवन साथी में होना चाहिए। वो समझे इतिहास को, अपने अतीत को समझे, और तभी तो वो भविष्य निर्मित करेगा। इसलिए आपके गार्जियन भी कहते होंगे कि पुरखे आपके बड़े महान थे, है ना, तुम लोग डीएसपी बन के क्या करो, हाँ एसडीएम बन करके अपने परिवार का मान सम्मान क्या करो, बढ़ाओ, यही कहते होंगे। यानी इतिहास बोध पर बात करते होंगे। ठीक उसी तरह से वर्तमान बोध भी होना चाहिए जीवन साथी में। नहीं, कुछ राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी हो या निरा बुद्धू हो, क्या होना चाहिए। नहीं, कोई मूर्ख से तो शादी नहीं करेगा। एक बार शादी हो गई थी कालिदास से विद्योत्मा की, सुना है। कालिदास मूर्ख थे, मूर्ख थे ना, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल पर उसी को काट रहे थे। और विद्योत्मा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो कुछ षड्यंत्रकारियों को लगा कि इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, हाँ ये भाव नहीं देती है ना। तो लोगों ने कहा कि इसकी शादी मूर्ख से करा देते हैं। और खोजा गया कि भाई सबसे मूर्ख कौन है, कालिदास मिल गए, और जिस डाल पे बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तो लोगों ने शादी करा दी, दर्शन की व्याख्या अलग अलग करके। जैसे विद्योत्मा ने कहा, ऐसे हाथ दिखाया कि 5 चीज़ से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से ये शरीर बना है, ये पृथ्वी बनी। तो ये फिलॉसफी की बात की विद्योत्मा पढ़ी लिखी थी। कालिदास मूर्ख थे, उनको लगा कि थप्पड़ मारने के लिए कह रहे, तो उसने क्या किया, हाँ मुक्का दिखाया, मुक्का दिखाया। और जो वहाँ थे लोग, उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई सब में पांचों में क्या है, एकता है। ये कालिदास आज मौन है ना, कालिदास क्या है, हाँ आज मौन व्रत है उनका। और बताइए, एक अच्छी भली लड़की की शादी किससे हो गई, हाँ कालिदास से हो गई। और जब पता चला, रात में उनको पता चला विद्योत्मा को, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने धक्का दिया, तो कालिदास नीचे गिर गए। नीचे गिरे, नीचे देवी की मूर्ति थी, है ना। और आप जानते हैं वो मिथक को कहानी कि नीचे गिरे तो संयोग से दांत जीभ से खून बहा तो नीचे गिरा। देवी को लगा कि ये तो इस तरह का भक्त है कि जीवन का भी बलिदान देना चाहता। खुश हो गई वो देवी, खुश हो गई। उन्होंने पूछा कि वर मांगो, क्या चाहिए। कालिदास को समझ में नहीं आया, वो तो बताना चाहते थे कि ये काम विद्योत्मा ने किया। तो दांत टूटे हुए थे, विद्योत्मा नाम पूरा नहीं ले पाए, विद्या बोल पाए। देवी को लगा कि विद्या मांग रहा है और कालिदास को वरदान मिल गया। तो कालिदास क्या हो गए, विद्वान हो गए। नहीं, ये सब कहानियाँ हैं। कई कहानियाँ हम लोग गढ़ते हैं और इसी कहानी में
कहने का मतलब है कि कालिदास को सौभाग्य से, भाग्य से कई सारी चीज़ें मिल गई। यद्यपि उसमें कर्म भी रहा होगा, लेकिन हमने कई बार भाग्य की भी भूमिका अदा की है उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्तमान बोध भी हो, उसमें करंट भी हो, और इसके साथ साथ संविधान का ज्ञान भी हो, नहीं कानून का भी ज्ञान हो। अभी 3 कानून का नाम चेंज हुआ, कौन कौन से पता होगा? भारतीय न्याय संहिता, और फिर उसके बाद नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट भी कहा गया, और प्रियम्बल तो सबको याद होगा ही, नहीं बताइए? हम भारत के लोग भारत को, देखिए सबको याद है। और भारत के लोगों को क्या देंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। नहीं, कितना सुंदर शब्द है, न्याय देंगे, पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर उसके बाद राजनीतिक। लेकिन हुआ उल्टा, पहले हम लोगों ने राजनीतिक न्याय तो दे दिया, अभी लंबित है सामाजिक और आर्थिक न्याय। नहीं, हमने वोट का अधिकार दे दिया, लेकिन बहुत क्रम से लिखा गया। अगर आप गलत लिख देंगे राजनीतिक पहले तो क्रॉस हो जाएगा, यानी मार्क्स काट लिए जाएंगे। बहुत सोच समझ के पहले सामाजिक न्याय की बात, फिर उसके बाद आर्थिक न्याय की बात, उसके बाद राजनीतिक न्याय की बात है। और फिर स्वतंत्रता भी दी गई, नहीं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। और समता की भी बात हुई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आप इमेजिन करके देखिए कि अगर ये सब मिल जाए तो समाज का विकास हो, समावेशी विकास हो, समरूप विकास हो। नहीं तो इसका मतलब कि जो जीवन साथी में आपको चाहिए, हाँ वही सब निबंध में भी चाहिए। जीवन साथी में नैतिकता भी चाहिए, सत्य निष्ठा भी, झूठ बोलने वाला चाहिए कि सत्य बोलने वाला? सत्य बोलने वाला चाहिए, ठीक है। तो ये सब गुण किस में होने चाहिए? तो निबंध में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि निबंध में ज्ञान का विस्तार हो, नॉलेज का, और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष भी हो, अभिव्यक्ति पक्ष। यानी जो आपके पास नॉलेज है वो लिख भी पाए। कई बार होता है कि हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, ऐसा होता है कई बार। लिखना भी एक अलग कौशल है, और ज्ञान के तो कई स्तर हो ही सकते हैं, कई स्तर होंगे। बहुत सारे विषयों का ज्ञान हो सकता है, विषयगत वैविध्य तो है ही। भाई आपके पास हर विषय का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। और यहीं जीएस की भूमिका आ जाती है कि इतिहास का भी ज्ञान है, भूगोल का भी ज्ञान है, संविधान का भी ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस का भी ज्ञान है, साइकोलॉजी भी है, हिंदी भी है, सब विषयों का ज्ञान है। और ज्ञान को अभिव्यक्त करना किसके संदर्भ में? निबंध का जो टॉपिक है उसके संदर्भ में। कोई भी टॉपिक हो, उससे हम अपने ज्ञान के वैविध्य को कैसे उसको जोड़ पाएँ, यही कला है निबंध। और फिर भाषा भी अच्छी हो, सब पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा महसूस करे, और वो मौलिक भी हो, मौलिकता भी दिखाई दे, और पॉजिटिव भी दिखाई दे, और रोचक भी दिखाई दे, और तार्किक भी दिखाई दे। तार्किक भी हो, रोचक भी हो, मौलिक भी हो, ये ऐसा महसूस हो, और परीक्षक को ये बेहतर लगे और वो अच्छा अंक दे। यानी आप निबंध किसके लिए लिखते हैं? परीक्षक के लिए लिखते हैं। निबंध माध्यम है, ये तो माध्यम भर है। आपको खुश किसको करना है? परीक्षक को खुश करना है। और ये परीक्षक है 50+ का आदमी, दुनिया देख चुका है ये। नहीं, ये परीक्षक कितने का है? 50+ का आदमी। अब उसको आपका जो नॉलेज है और नॉलेज की जो अभिव्यक्ति है उसको अच्छा महसूस हो, और माध्यम है निबंध, निबंध माध्यम है, इसके आधार पर उसको। तो परीक्षक का मतलब होता है, परीक्षा का ही मतलब होता है कि परीक्षा है ये, नहीं, हाँ दूसरे की इच्छा। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपकी कॉपी कोई पढ़े, ये आपकी ड्यूटी बनती है। ये आप नहीं सोचेंगे कि जी हमने लिख दिया अब उसकी ड्यूटी है
पढ़ना, ऐसा नहीं है। ये आपको सोचना है कि आपकी कॉपी कोई पढ़े ध्यान से, और जब कॉपी ध्यान से पढ़े तो प्रारंभ पर भी ध्यान देना है और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक वैसे ही है जैसे कोई आपके यहाँ अतिथि आता है, गेस्ट आता है, तो उसको खाना अच्छा लगना चाहिए। ये सोच के थोड़ी बनाते हैं कि हमको अच्छा लगना चाहिए, नहीं, उसको अच्छा लगना चाहिए। तो वो जो चाहता है, परीक्षक जो जो चाहता है उसके अनुरूप आपको लिखना है और वैसे ही लिखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है भाई, ये भी बात सही है कि भाई कैसे पता चलेगा कि वेज खा रहा है कि नॉन वेज खा रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन इतना तो पता चलेगा कि खा करके वो परेशान ना हो, नहीं, हाँ इतना तो पता चलेगा, इतना पता चलेगा। तो जो टॉपिक है वो बताएगा कि हम कैसे लिखें और क्या लिखें। ज्ञान कई बार फैक्ट का हिस्सा होता है, तथ्य होता है। जैसे कोई चीज़ हम सीख लिए तो फैक्ट सीख लिए, तथ्य जब आपके व्यक्तित्व में उतरता है, विचार में उतरता है, यानी एक बार फिर से समझ लीजिए, ज्ञान के दो स्तर हैं, ज्ञान के दो स्तर, एक तो फैक्ट्स हुआ और एक हुआ विचार, एक हुआ कंसेप्ट, एक हुआ रीड बिटवीन द लाइंस। और एक ज्ञान हुआ रीड द लाइंस। रीड द लाइंस, ज्ञान के दो स्तर हैं। एक तो कोई पढ़े तो आप उसको उतार लिया अपने व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व में भी आ सकता है, व्यक्तित्व का अंग बन जाए ज्ञान। कुछ लोग रट लेते हैं, जैसे मान लिया कि अहिंसा एक विषय है, ये फैक्ट भी हो सकता है, रीड बिटवीन द लाइंस भी हो सकता है, और गांधी के व्यक्तित्व में भी आ सकता है। गांधी ने केवल पढ़ा नहीं था अहिंसा, गांधी के पूरे जीवन में वो उतर गया। तो ज्ञान कई बार क्या आ सकता है, व्यक्तित्व का हिस्सा हो सकता है, नहीं। तो ज्ञान कई बार हमने पढ़ लिया जी। एक कहानी है कि भाई जो हमारे द्रोणाचार्य गुरु थे, उनके स्कूल में कितने विद्यार्थी थे? हाँ, 106 ही विद्यार्थी। उसके बाद क्लोज हो जाता था उनका स्कूल, क्या हो जाता था? हाँ, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, एक उनका पुत्र था अश्वत्थामा। इसके बाद दरखास्त लगाता रहा एकलव्य, उसको नहीं पढ़ाया, नहीं। और कर्ण भी एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन कई बार दिया कि सर गुरुजी हमको भी क्या कर लीजिए, हाँ शामिल कर लीजिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि भाई हमारे स्कूल में राजपुत्रों को ही उपलब्ध है ये अवसर। तो 100 और 5 और एक अपना उनका बेटा, 106। और हुआ यूँ कि द्रोणाचार्य ने सब लोगों को कहा कि आज एक पाठ है सत्यम वद, ये पढ़ा, सत्य बोलो, और कल इसको पढ़ के आना, समझ के आना, रट के आना। और कल आए लोग और सबको याद हो गया पाठ, सबने सुना दिया। गुरुजी ने कहा कि कल जो पढ़ा था वो सुनाओ। युधिष्ठिर नहीं सुना पाए, और युधिष्ठिर को महीनों लग गया इसको याद करने में, केवल ये 2 शब्द। ये कैसे महीनों लग गया? चूँकि उसको चरित्र में उतारा, ठीक है, कैरेक्टर में उतारा। ज्ञान तो ये था ही फैक्ट्स, इसको तो रट लेगा आदमी। प्रियम्बल हम रट लेंगे, ज्ञान का एक विषय है, फैक्ट केवल है, हमने पढ़ लिया, हम भारत के लोग, और पूरा पढ़ लिया तो रट लिया। लेकिन कई बार हम उसको निबंध में कैसे यूज करें, ये तभी होगा जब वो रीड बिटवीन द लाइंस का हिस्सा बनेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये समझना और उस कंसेप्ट को समझना और क्यों ये कहा गया, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ये तो रट लेगा आदमी। और हम 5वीं क्लास में याद कीजिए कि 5वीं से 8वीं में कितना रट लेते थे, लंबी लंबी कविता रटते थे कि नहीं, याद हो जाता था। अब हम लोग स्नातक पास हो गए तो अब आपको समझना है, ये अंतर है। पहले रटना था, बचपन में बच्चे क्या करते थे, ट्विंकल ट्विंकल, कोई भी जाए बेटा जरा सुनाओ, स्टार्ट हो जाओ, नहीं बेटा भी परेशान। अच्छा वो अपना कोई एक कविता सुनाओ, है ना। मदर फादर हमेशा क्या करते हैं, बच्चे का चाबी भरते रहते हैं कि भाई ये सुनाओ, बच्चा परेशान होता रहता है।
खैर कोई बात नहीं, हम रट लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब स्नातक हुए, थोड़ा और मैच्योर हुए, तो मैच्योरिटी से ज्ञान को कुछ और समझ में आएगा, तो वो ज्ञान फिलॉसफी का विषय बन जाएगा, फिर वो व्यक्तित्व का अंग बन जाएगा, फिर आप पर्सनालिटी का अंग बन जाएगा। वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता, ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग नहीं हो पाएगा, है ना। बुद्ध को यही पहुँच के आया कि मध्यम मार्ग क्या होता है। मध्यम मार्ग तो यहाँ था ही, हम भी रट लेंगे, लेकिन मध्यम मार्ग जीवन में भी उतर जाए, चरित्र में भी उतर जाए, तो उसमें एक लंबा वक्त लगता है ना। और कई बार ये होता है, जैसे गांधी जी ने जब अहिंसा यहाँ जाना, तो भारतीय संस्कृति का अंग है, कोई नई बात थी नहीं, लेकिन अहिंसा से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, ये समझने में वक्त लगा गांधी जी को। और जब समझ गए तो पूरे जीवन और पूरे आंदोलन का वो हिस्सा हो गया। नहीं, जैसे कई लोग कहते हैं कि जी गांधी जी की लाठी से थोड़ी भाग जाएंगे, भाई लड़ाई ही लाठी की नहीं थी। कई लोग ये तर्क देते हैं कि भाई एक लाठी से कैसे कोई अंग्रेजों को भगा सकता है, तर्क होता है। लेकिन आप युद्ध था किसका? युद्ध था विचारों का। युद्ध लाठी गोली बंदूक का था ही नहीं, वो तो हम लोग 1857 में आजमा चुके थे, 1857 में लाठी गोली बंदूक आजमा चुके थे, और क्या फल पाए थे ये तो पता है। ये विचार अंग्रेजों का एक विचार था, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ये वैचारिक लड़ाई थी। राष्ट्रकवि दिनकर कह रहे थे कि आत्मा का संग्राम आत्मा से लड़ा जाता है और देह का संग्राम देह से लड़ा जाता है। तो ये लड़ाई ही वैचारिक थी, और वैचारिक स्तर पर गांधी ने प्रूफ किया। और गांधी ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं सब ने ये समझाने की कोशिश की कि नहीं भाई, सभ्य हम हैं, और देखिए आप जो है वो क्या निहत्थे पर लाठी चलाते हैं, निहत्थे पर गोली। जालियांवाला बाग जब हुआ, लाजपत राय पर जब लाठी पड़ी, ये प्रूव हुआ कि अंग्रेज बर्बर है। गांधी जी छोटे मुद्दे उठाते थे, और साथ में ये गारंटी थी कि मेरे साथ जो चलेगा उसकी जान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाठी खाओगे। और धीरे धीरे कारवां बनता गया, लोग जुड़ते चले गए। तो ये वैचारिक लड़ाई थी। इसीलिए चौरी चौरा में एक छोटी सी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया। इमेजिन कीजिए अगर विड्रॉ नहीं हुआ होता तो आज़ादी 47 में मिलती कि और बाद में मिलती या पहले मिलती? बताइए। अगर चौरी चौरा में विड्रॉ नहीं किया होता तो क्या पहले मिल जाती या बाद में मिलती, है ना। क्योंकि लड़ाई कैसी है इस पे जाना है। लड़ाई थी ही नहीं, क्योंकि वो तो चाह ही रहे थे, अंग्रेज तो चाह ही रहे थे। आज भी जब आप धरना देते हैं तो क्या कहते हैं? भाई इतनी बड़ी संख्या थी, आप तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले सकते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी अहिंसक रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? अब जरा दोबारा फिर से जाइए गांधी जी पर। जब आज आप कह रहे हैं, आज तो भाई 2 लाख के भाई बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, 2 लाख तो कहीं जाम कर दें, लेकिन क्या संभव है? हिंसा से करेंगे तो पुलिस तो चाहती ही कि आप हिंसा इस्तेमाल कीजिए। नहीं, उनके पास तो और है, उनके पास तो कानूनी सब चीज़ है। तो अंग्रेज तो चाहते ही थे कि आप हिंसा कीजिए, और हिंसा कीजिए फिर हम ऐसा दबाएंगे कि 50 साल उठ नहीं पाइएगा। वो तो चाहते ही थे। 1857 में यही हुआ, लग गया हमको 60-70 साल उठने में। 1857 में जो दबाया गया, तो रौंदा गया, सरेआम टांग दिया गया, तो उठने में लग गया 70-80 साल। और जहाँ दबाया गया वहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन कितनी बाद में आया। नहीं, बिहार आप देखिए कब आता है राष्ट्रीय आंदोलन में, देखिए 1857 के बाद। यूपी कब आता है? नहीं, अब बंगाल पहले आ जाता है, बंगाल को नहीं दबाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि जब हिंसा करेंगे तो हिंसा को दबा देना बहुत आसान काम होता है। इसलिए वैचारिक लड़ाई लड़ी गई और लोगों को एकजुट किया गया, और फिर हिंसा का सहारा लिया गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में। समय देखते रहे। गांधी जी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन में कहा कि अब हमको हिंसा भी स्वीकार्य है। कब भाई? जब हम तैयार हो गए। नहीं, लेकिन चौरी चौरा में अभी हम तैयार नहीं थे। भारत छोड़ो 1942 में हम तैयार हो गए थे। और गांधी जी ने कहा कि जो जहाँ है वो सब नेता है, अब नेता की आवश्यकता नहीं, और करो या मरो का नारा भी दे दिया। मरो की बात की। वही गांधी जो अहिंसा का फॉलो वहाँ कर रहे थे, अब रणनीति बदल गई, करो या मरो। आप सोचिए, वहाँ मरो नहीं था,
असहयोग में। तो समय के साथ, यानी ज्ञान कहने का मतलब है कि बुद्ध को ज्ञान, बुद्ध का ज्ञान व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया, चरित्र का हिस्सा बन गया। और निबंध इसी का टेस्ट है, इसका टेस्ट है, विचारों का टेस्ट है। ये तो लिखेंगे, ये तो सपोर्ट में है, ये तो साथ साथ चलेगा, लेकिन वास्तव में परीक्षक किससे प्रभावित होगा? आपके विचार से, रीड बिटवीन द लाइन्स से, यानी आपकी लेखनी से, कौन सी लेखनी से, कौन से लिखने से वो प्रभावित होगा। जरा इसको और आसानी से समझ लें कि ये 50+ का आदमी है और पढ़ा लिखा तो है ही, है ना। और याद कीजिए कि जब बचपन में आप 4th में थे या 5th में थे या 8th में थे, अब आप हो गए हैं स्नातक, और फिर आप होना चाहते हैं DYSP होना चाहते हैं, और कुछ लोग SP बनना चाहता है, नहीं IAS बनना चाहता है। तो अलग अलग उद्देश्य है। अगर 4थे 5वें क्लास के व्यक्ति को संविधान पढ़ाया जाए या कबीर पढ़ाया जाए या उनको इतिहास पढ़ाया जाए या साहित्य पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया जाए, या मैथ पढ़ाया जाए, ये जो व्यक्ति है 4थे 5वें क्लास में, आपको गाय पर निबंध आता था, गांधी पर आता था, विद्यालय पर आता था, फेस्टिवल दीपावली पर आता था, ये सब 8वीं तक लिख चुके हैं आप निबंध। और वहाँ जब लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं और 1 पूँछ होती है, वर्तनी शुद्ध है, तो 98% मार्क्स आ जाते थे। नहीं आते थे कि नहीं? 95% से तो ज़्यादा ही आते थे, सबको आए हैं। गांधी पर निबंध आ जाए तो गांधी का जन्म ये हुआ, इनके पिताजी का नाम ये था, पूरा जीवनी लिख दिया, और आप खुश, और परीक्षक भी खुश, और आपको मार्क्स भी मिल गया। अब निबंध आ जाए कि भौतिक गांधी को मारा जा सकता है, वैचारिक गांधी को नहीं, फिर गांधी पर निबंध आ गया। अब गांधी पर सीधे नहीं आपसे पूछा गया, पहले सीधे पूछा जब महात्मा गांधी निबंध का शीर्षक, अब आपका शीर्षक क्या होगा? भौतिक गांधी को मारा जा सकता है, वैचारिक, फिर तो गांधी ही हैं, लेकिन केवल प्रश्न बदल गया। अब आप लिखना शुरू किए, गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इनके पिता का नाम ये था। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस दौर में मिलेगा 98%? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा चूंकि आप स्नातक हो गए, अब इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, अब तथ्य से। यहाँ तो तथ्य लिखते थे, फैक्ट्स लिखते थे, यहाँ पर आपसे विचार की मांग की जाएगी। नहीं, ये नहीं लिखेंगे तो अंक नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि अगर कोई निबंध आता है, कोई लोकोक्ति आता है, अगर उसमें केवल आप फैक्ट्स लिखिएगा तो आपको लगेगा कि, तो परीक्षा को क्या लगेगा कि अभी बच्चा 10वीं से ऊपर का मेंटल लेवल का नहीं। यानी आपकी प्रौढ़ता, वैचारिक प्रौढ़ता कैसी होनी चाहिए? स्नातक की। और अब तो थोड़ा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो जान रहा है कि तो लड़का DSP बन जाएगा, ये तो SDM बन जाएगा, रजिस्ट्रार बन जाएगा। तो स्नातक से भी ज़्यादा चाहिए आपको। नहीं, क्योंकि जो परीक्षक है वो तो जान चुका है कि ये जो कॉपी हम जांच रहे हैं वो किसकी जांच रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अधिकारी बनेगा। नहीं, और थोड़ा और ऊपर जाइए तो इसमें और जांचने की पद्धति थोड़ी क्या हो जाएगी, समझने की। यानी कहने का मतलब है कि अब विवरण से काम नहीं चलेगा। इस विवरण को साहित्य की भाषा में अभिधात्मक भाषा कहते हैं। लिटरेचर की भाषा में जो फैक्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिधात्मक कहते हैं कि जितना कहा जाए उतना ही समझा जाए। जैसे राम दशरथ के पुत्र हैं, जितना कहा गया उतना समझा गया, इससे ज़्यादा तो नहीं है। राम दशरथ के पुत्र हैं, खत्म हो गई बात। लेकिन राम के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक निबंध पूछा गया, अनेर धुनेर के राम रखवार। अब राम का तो वहाँ बहुत मतलब, राम का मतलब दशरथ पुत्र तो रहा नहीं। हम लोग समझेंगे कि राम का कितना मतलब है, 20 मतलब नहीं। आप सोचिए कि राम दशरथ के पुत्र हैं, ये तो हुआ अभिधात्मक तथ्य है, ये तो फैक्ट्स हैं। लेकिन राम के तो बहुत मतलब हैं कि नहीं? एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं।
जब गांधी जी मरते हुए हे राम कह रहे थे तो कोई और मतलब था, नहीं, मतलब कुछ और है। और कोई दो संप्रदाय लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, कोई तीसरा आया कहा कि और भाई शांत हो जाइए, राम राम कहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? शांति बनाए रखे। तो राम का मतलब यहाँ क्या हो गया? शांति से बदल गया मतलब। कहा तो उसने वही कि राम राम कहिए, शांत हो जाइए, नहीं, तो शांत राम का मतलब क्या हो गया? शांति हो गया। ठीक है। और कोई आईसीयू में है और उसका राम का मतलब बदल गया, बदल गया कि नहीं? बचाने के लिए भी परीक्षा में पीटी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं, कोई कह रहा है चार में से क्या होगा। कई लोग तुक्के में भी मार देते हैं, लेकिन वहाँ भगवान को याद करते हुए मारते हैं। कोई कष्ट हुआ तो राम, ठेस लगा तो राम, कोई फसल किसान बोल रहा है भारतीय संस्कृति में पहली फसल है तो वहाँ राम। कहाँ नहीं है राम? नहीं, लेकिन राम के अलग अलग मतलब हैं। यहाँ फिर नहीं रह गया दशरथ के पुत्र से मतलब नहीं रह गया, मतलब रह गया गंदगी को देख करके राम राम। बताइए, राम के कितने मतलब हैं? जैसे शब्द बदलेगा, भाव बदलेगा, वाक्य बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, समय बदलेगा, संदर्भ बदलेगा, राम के अलग मतलब होंगे। पॉलिटिकल मिजाज में अलग, जय श्री राम कहिए तो अलग बोध, किसी के सामने चिढ़ा के बोलिए तो अलग बोध, नहीं कह सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके कई मतलब न हो। आपको बस देखना क्या है कि किस संदर्भ में कहा गया, किस समय पे कहा गया, लोकोक्ति में कहा गया, निबंध में कहा गया। तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि जो शब्द हैं उसका, यानी जब आप अच्छा लिखते हैं तो व्यंजना में आपको लिखना है। व्यंजना का मतलब होता है कि कई सारे अर्थ निकले। अगर आपके निबंध अविधात्मक होंगे, बहुत सरल होंगे, सरल सेंटेंस होंगे, तो ये महसूस किया जाएगा कि आप 10वीं तक के मेंटल लेवल के। अगर थोड़े प्रौढ़ होंगे, यानी लेखन क्षमता थोड़ी और क्या होनी चाहिए? मैच्योर होनी चाहिए। तो धीरे 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 ये विकास होगा, यानी आपके लेखन में व्यंजना का भाव, यानी कई सारे अर्थ निकले। इसलिए जितने बड़े लोग हैं उसके बहुत सारे अर्थ हैं जिन्होंने कहा है। अगर विवेकानंद 1893 में कह रहे थे कि भाई भाइयों और बहनों शिकागो में, तो उसके कई सारे मतलब थे, एक दो मतलब थोड़े ही थे। उसमें भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का वो भी बोध था, विश्व बंधुत्व का भी बोध था, कई सारे मतलब थे। तो ये, और वो विचार से निकले थे, उनके व्यक्तित्व से आए थे, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। जैन दर्शन जब अनेकांतवाद कहता है तो अनेकांतवाद केवल एक बात नहीं है, बहुत सारे मतलब है। अगर महात्मा बुद्ध अष्टांगिक मार्ग कहते हैं जी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, तो सम्यक दृष्टि का बहुत सारा मतलब है। क्यों बहुत सारे मतलब हैं? उस समय के अनुसार बदल जाएंगे, परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे। तो आपको ये थोड़ी बात समझनी पड़ेगी कि कोई जो निबंध का टॉपिक है उसमें कौन कौन से मतलब इनबिल्ट हैं। धीरे 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 इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कहने का सार यही है कि भाषा आपकी क्या होनी चाहिए? परीक्षक को संतुष्ट करे, और परीक्षक संतुष्ट होगा आपके विवरण धर्मी भाषा से, या केवल फैक्ट्स लिख देने से नहीं।